हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर राधेश्याम धारणिया एंड पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने देखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर वेलोसिटी एंड टॉर्क। उसके बाद हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एग्जांपल्स देखे, 20 एग्जांपल्स देखे 5 वीडियोस के अंदर। एंड एंगुलर वेलोसिटी है उसके एग्जांपल देखे 4 और टॉर्क के 5 एग्जाम्पल देखें। उसके बाद हम आते हैं एक पॉइंट पे, उससे हम पढ़ेंगे कि एंगुलर पोजीशन क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, टॉर्क क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, और लीनियर और रोटेशनल मोशन है उनके बीच में क्या रिलेशन है। तो वो सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। रोटेशन ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। सो देखो, ये एक रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी है और इसका ये क्रॉस सेक्शन है और इसके अंदर मैंने ये एक पार्टिकल भी एज्यूम किया है और ये है एक्सिस। तो आपने इसको आप वैसे समझ सकते हो कि जो घर पे जो बेलन होता है जिससे हम रोटी बनाते हैं, तो उसको अगर मैं ऐसे कर दूं तो देखो उसका ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाला और दोनों एज होते हैं वो होते हैं एकदम कम रेडियस के, कम क्रॉस सेक्शन के, और बीच का पार्ट होता है वो मोटा होता है। वैसे ही अगर मैं उस कम क्रॉस सेक्शन वाले पार्ट को अगर मैं एक्सिस मान लूँ और बीच का जो एक्स्ट्रा गोला उसको मैं एक रिजिड बॉडी मान लूँ और फिर यहाँ से ऐसे पकड़ के मैं इसको घुमाऊँ, है ना, तो वो सीन है इसके अंदर। अब मैं एक सरफेस पे एक पार्टिकल है वो पी एज्यूम करता हूँ और फिर मैं इसको घुमाता हूँ तो वो पार्टिकल है, जैसे यहाँ पे पार्टिकल है तो मैंने इसको घुमाया तो वो पार्टिकल इस अंगुली के साथ में मूव कर रहा है। सो वो हम इसमें देखते हैं। व्हेन ए बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, ये एक्सिस है, एनी पॉइंट पी लोकेटेड इन द बॉडी travels along a circular path. Before analyzing the circular motion of point P, we will first study the angular motion properties of a rigid body. So first property है वो है angular motion। तो हमें पता है कि कोई पॉइंट होता है ना, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती और ना उसका कोई एंगुलर मोशन होता है, पर जो लाइन होती है, रिजिड बॉडीज होती है, वो एंगुलर मोशन के अंदर जा सकती है। एंगुलर मोशन मीन्स रोटेटरी मोशन जो होती है वो मोशन उसके अंदर जा सकती है। तो हम कंसिडर करते हैं एंगुलर मोशन ऑफ ए रेडियल लाइन आर एंगुलर मोशन ऑफ दिस शेडेड लाइन, रेडियल आर लाइन। सो फिर हम देखते हैं एंगुलर पोजीशन क्या होती है। तो एंगुलर पोजीशन ऑफ आर इज डिफाइंड बाय द एंगल थीटा measured between a fixed reference line OA and R। सपोज ये एक रेफरेंस लाइन है, मैंने एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया और सपोज ये लाइन यहाँ पे है, तो इनके बीच का जो ये एंगल है वो हो जाएगा इसकी एंगुलर पोजीशन। जैसे हर चीज अपन कोई रेफरेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं, वैसे ही ये हो जाएगा कि एंगुलर पोजीशन है, उसकी रेफरेंस लाइन हमने OA मान ली और R लाइन है, उन दोनों के बीच में इस टाइम पे क्या एंगल बन रहा है, तो वो एंगल हो जाएगा एंगुलर पोजीशन और उसको हम थीटा से डिनोट करेंगे। नाउ
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो देखते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है द चेंज इन द एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन के अंदर जो चेंज है वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और इसको डी थीटा से मेजर करते हैं। एंड जो फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, फाइनाइट मीन्स सपोज यहाँ से पार्टिकल यहाँ पे चला गया, तो ये फाइनाइट मीन्स कि काफ़ी मूव कर गया ना। और इनफाइनाइटेसिमल होता है कि हल्का सा मूव किया, हल्का सा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वो है स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर नहीं है ना। एंड डिफरेंशियल रोटेशन है डी थीटा, वो है वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्योंकि अगर हल्का सा, जैसे ये सर्कल है, ये रेडियल लाइन आर है, यहाँ से सपोज इतना सा मूव करके यहाँ पे आ गया, ये एक छोटा सा एंगल डी थीटा बना। तो इसमें मैं इसकी डायरेक्शन देख सकता हूँ ना। अब सपोज यहाँ से, बिकॉज यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, यहाँ से यहाँ तक अगर ये रेडियल लाइन आ जाए तो ये फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। सो इसकी मैं क्या डायरेक्शन दूँ, इसमें वेलोसिटी इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है ना। तो फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। एंड डिफरेंशियल रोटेशन डी थीटा है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्पेशली नाउ द वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड डी थीटा एंड डायरेक्शन है वो एक्सिस के अलोंग होगी। जिस एक्सिस के अलोंग वो रोटेट कर रहा है वो उसी एक्सिस के अलोंग है वो डी थीटा की डायरेक्शन हो जाएगी। स्पेसिफिकली द डायरेक्शन ऑफ डी थीटा इज डिटरमाइंड बाय राइट हैंड रूल, दैट इज द फिंगर ऑफ राइट हैंड are curved with the sense of rotation, so that in the case the thumb or d theta points upward. Suppose एक डिस्क है, वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। सो मैं ऐसे कर्ल करूँगा हैंड को, तो थंब वो अपवर्ड्स है, तो डी थीटा है वो डायरेक्शन है वो अपवर्ड्स होगी। नाउ एंगुलर वेलोसिटी देखते हैं। द टाइम रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर पोजीशन इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। सो एंगुलर पोजीशन है थीटा, और इसके अंदर इसकी चेंज की रेट डी थीटा बाई डी टी, वो होगी एंगुलर वेलोसिटी। इट इज expressed here in scalar form. Since its direction is always along the axis of rotation, it means in the direction of d theta. So ये लाइन है जो रोटेट कर रही है, रेडियल लाइन है, और ये डी थीटा डिस्प्लेसमेंट हुआ डी टी टाइम में, तो ओमेगा हो गया डी थीटा अपॉन डी टी। इसका एल ओमेगा है वो डी थीटा की डायरेक्शन में होगा, और अल्फा है वो आगे देखते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है अल्फा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है वो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी में किस रेट से चेंज हो रहा है वो होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फैक्टर में भी रिटन एज अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू एक्सप्रेस अल्फा एज इन द फॉर्म ऑफ डी थीटा। सो डबल डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा थीटा का। सो
डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर. The line of action of alpha is the same as that of omega. However, its sense of direction depend on लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अल्फा है वो तो ओमेगा के सेम ही होगा, डी थीटा के भी सेम होगा. बट इसका मीनिंग क्या हुआ कि अल्फा है जो अपन ने लास्ट केस देखा उसके अंदर डी थीटा अपवर्ड्स था, ओमेगा अपवर्ड्स था एंड अल्फा भी अपवर्ड्स ही होगा. अपवर्ड्स नॉट अपवर्ड्स मीन्स अल्फा है वो इस थंब की लाइन के लॉन्ग ही होगा, या तो नीचे हो सकता है या ऊपर हो सकता है ना. तो ऊपर कब होगा और नीचे कब होगा? ऊपर डी थीटा और ओमेगा है, और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है एंड ओमेगा है वो इंक्रीज हो रहा है, मीन्स ओमेगा अगर इंक्रीज हो रहा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो अपवर्ड्स होगा इन प्रीवियस केस जिसमें हम बात कर रहे थे. और अगर ओमेगा है वो डिक्रीजिंग होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड्स होगा. सो डाउनवर्ड का मीनिंग ये होता है कि जैसे वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो क्लॉकवाइज है. क्लॉकवाइज मीन्स उसको अपोज कर रहा है, सो वो है रेस्ट में आ सके. सो इन पर्टिकुलर इफ ओमेगा इज डिक्रीजिंग अल्फा इज कॉल्ड एन एंगुलर एक्सेलरेशन, deceleration. If decreasing then deceleration, if increasing then acceleration, and therefore has a sense of direction which is opposite to omega. Torque and angular acceleration of a rigid body. The angular acceleration of a rigid body is directly proportional to the sum of the torque component along the axis of rotation. So angular acceleration है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो टोटल टॉर्क लगता है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, जो टोटल टॉर्क लगता है उसके सम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. बट हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई बॉडी का वो फिक्स होगा तो वो हो जाएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. Thus for a rigid body we have the rotational analog of Newton's second law, summation tau is equal to I alpha. So अगर rigid body की हम बात करें तो tau है वो हो जाएगा I alpha. कुछ important note है, the above equation is valid only for rigid bodies. If the rigid body if body is not rigid like वाटर या अदर फ्लूइड कोई टैंक के अंदर है, द एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स. बट रिजिड बॉडीज के लिए तो हर पार्टिकल का एंगुलर एक्सेलरेशन है वो सेम होता है एक रिजिड बॉडी के अंदर, तो ये है. बट फ्लूइड के केस में ये नहीं होगा. नेक्स्ट नोट है, द सम tau in the equation include only the torque of external forces. जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है रिजिड बॉडी पे उनको हम ऐड करेंगे. इंटरनल टॉर्क है वो ऑल ओवर जीरो हो जाता है. रोटेशन विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन. सो अब हम जैसे लीनियर मोशन के अंदर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ हम डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी वो देखते थे, वैसे ही इसके अंदर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी वो देखेंगे जब
कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से रिजिड बॉडी है वो मूव कर रही होगी. इफ द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट देन ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी एंड अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी. Then integrated yield a set of formula which relate the body angular velocity, angular position and time. These equations are similar to equation which we used in rectilinear motion. So देखते हैं वो इक्वेशन क्या क्या होती है. So डिफरेंशिएशन की इक्वेशन क्या होगी? ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी एंड यहाँ से हो जाएगा ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा. अब ये कैसे आया? तो अगर मैं इसको ऊपर नीचे डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा. तो ये डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा ओमेगा और अपन में डी थीटा है ही. एंड नाउ इक्वेशन ऑफ इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? इसको मैं इधर ले गया तो डी इंटीग्रेशन डी थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओमेगा डी टी एंड इसको मैं इधर ले गया तो इंटीग्रेशन डी ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अल्फा डी टी एंड इसको मैं इधर ले गया, इसको इधर ले गया तो ओमेगा इंटीग्रेशन ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अल्फा डी थीटा. नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रिजिड बॉडी about a fixed axis. Suppose a rigid body is rotating about a fixed axis with angular speed omega, then kinetic energy of rigid body will be इंडिविजुअल पार्टिकल का हम मास और उसकी वेलोसिटी से हाफ एम वी स्क्वायर निकाल के उसको समेशन कर देंगे टोटल जितने भी पार्टिकल होंगे. तो ये हो जाएगा वी पार्टिकल का कितना होता है आर. जैसे ओमेगा सब पार्टिकल्स का सेम होगा बजाय जो एक्सिस पे है. एक्सिस पे जो पार्टिकल्स होते हैं उनका ओमेगा है वो जीरो होता है और एक्सिस के अलावा जो भी पार्टिकल है उनका ओमेगा है वो सेम होता है. सो यहाँ पे वी आई इज इक्वल टू ओमेगा आर आई. आई मीन्स कौन से नंबर का पार्टिकल है. सपोज मैंने 100 पार्टिकल्स चूज कर लिए उसके अंदर तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए मैं R1 लिखूंगा उसकी डिस्टेंस जो एक्सिस से होगी उसके लिए. सेकंड के लिए R2. तो वैसे ही आइथ पार्टिकल के लिए मैं RI लिख दूंगा. सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर समीशन ऑफ टोटल आई पार्टिकल्स MI/RI स्क्वायर. तो यहाँ से हमें पता है कि MI/RI स्क्वायर क्या होता है. टोटल पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एक पार्टिकल का जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा समीशन MR स्क्वायर. सो ये हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. सो काइनेटिक एनर्जी है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं इसको. ये कितनी हो जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. कोई रिजिड बॉडी है उसके लिए. नेक्स्ट है स्ट्रेट लाइन मोशन विद कांस्टेंट लीनियर एक्सेलरेशन एंड फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन. इन दोनों के बीच में कंपैरिजन. तो हमें पता है कि लीनियर एक्सेलरेशन के लिए वो कांस्टेंट है मींस a इज इक्वल टू कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन इधर कांस्टेंट है तो अल्फा कांस्टेंट. तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है वो होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम. यहाँ और यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू टाइम. यहाँ पे फाइनल डिस्प्लेसमेंट है वो
इनिशियल डिस्प्लेसमेंट प्लस इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्लस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ एंगुलर एक्सेलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी की स्क्वायर है वो इनिशियल वेलोसिटी की स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन लीनियर ब्रैकेट फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। एंड यहाँ पे है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इसका स्क्वायर है वो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी की स्क्वायर प्लस 2 इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन ब्रैकेट फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। Here theta naught and omega naught are initial values of body's angular position and angular velocity respectively. Now कुछ important note है. In pure rotational motion, a rigid body, all particles rotate in circular paths except particles lying on the axis. The particle lying on axis are at rest. जो particles इस axis पे होंगे वो rest पे होंगे. ओके इसके इस एक्सिस के अलावा जो भी पार्टिकल हैं वो सेम ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, प्लेन ऑफ ऑल सर्कुलर पाथ्स आर म्यूचुअली पैरेलल विद देयर सेंटर्स लाइंग ऑन द एक्सिस। ये प्लेन है म्यूचुअली पैरेलल है। अगर इसके बाहर एक पार्टिकल है तो उसका भी प्लेन इसके पैरेलल ही है। Linear velocity of any particle is tangential to its own circle and its linear speed is v बराबर r ओमेगा। तो यहाँ पे कोई पार्टिकल है p, तो उसकी लीनियर वेलोसिटी है ये रेडियस हो गई इसके परपेंडिकुलर मीन्स टेंजेंशियल, तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी इस टाइम पे। और इसको हम लीनियर स्पीड भी बोल सकते हैं अगर इस टाइम पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं तो। in this equation omega is same for all particles and that is also called omega of the rigid body. V is proportional to r. कोई पार्टिकल है रिजिड, एक रिजिड बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्टिकल है, तो जितने एक्सिस से जितने दूर होंगे उतने उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। इन द फिगर शोन R2 ये पार्टिकल P2 है वो एक्सिस से ज़्यादा दूर है तो इसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। फर्दर R for the particles lying on the axis is 0, therefore linear velocity is 0 और they are at rest. So जो पार्टिकल्स एक्सिस पे हैं वो रेस्ट में ही होंगे और उनका ओमेगा है वो 0 होगा। ये मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पे कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो पार्टिकल जो एक्सिस पे है उनकी ओमेगा 0 होती है और उसके अलावा बाकी सारे पार्टिकल्स की का ओमेगा है वो ओमेगा ही होता है, सेम होता है। Since every particle is rotating in a circle except the particles lying on the axis, तो जो एक्सिस पे पार्टिकल्स हैं उनके अलावा सारे पार्टिकल्स है वो सर्किल के अंदर रोटेट कर रहे हैं। Hence acceleration of particles has two components. इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा रेडियल कंपोनेंट, उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, और एक होगा टेंजेंशियल कंपोनेंट, तो उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। सो ए रेडियल है वो होता है आर ओमेगा स्क्वायर और ये इक्वल होता है वी स्क्वायर अपॉन आर के। दिस कंपोनेंट इज ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर और कोई भी रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है उसके लिए ये कभी भी 0 नहीं हो सकता।
नेक्स्ट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, वो टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसके अंदर चेंज की रेट होगी, सो वो आर अल्फा। अल्फा मीन्स एंगुलर एक्सेलरेशन, मीन्स जो पार्टिकल्स को एंगुलर एक्सेलरेशन अगर होगा तो पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ाएगा, तो वो टेंजेंशियल वेलोसिटी बढ़ाएगा, तो ये टेंजेंशियल हो गया, वो आर अल्फा हो गया। where alpha is equal to d omega by dt. This component is tangential and it may be zero, positive or negative. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है, मीन्स अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रिजिड बॉडी मूव कर रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो जीरो हो जाएगा। पॉजिटिव कब होगा, जब एंगुलर वेलोसिटी वो इंक्रीज हो रही होगी। नेगेटिव कब होगा, जब एंगुलर वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही होगी। इफ v और ओमेगा इज कांस्टेंट देन a टेंजेंशियल इज जीरो। If v or omega is increasing, then this component is positive and in the direction of linear velocity. And if v or omega is decreasing, then this component is negative and opposite in the direction of linear velocity. Net acceleration of the particle is the resultant of these two perpendicular components. अब ये अगर आपको कम समझ में आ रहा तो आपको सर्कुलर मोशन है वो पढ़ना पड़ेगा, इसके अंदर मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आपने सर्कुलर मोशन की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको ये समझ में कम आएगा, इसकी क्वेश्चन है वो आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले सर्कुलर मोशन आना चाहिए, लीनियर जो मोशन होती है वो आनी चाहिए। ओके